हेलो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर ख़त्म किया था अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। अब अर्ली एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास थे वो पूरे हो चुके थे बेटा। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा क्या? हमारे पास टॉपिक आता है अर्ली एक्सपेरिमेंट के तुरंत बाद में आपको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। हालांकि ये ग्राफ अर्ली एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए हैं, पर फिर भी मैं इनको अलग से पढ़ा रहा हूं। इसमें आप देखिएगा, जिसमें 13.3a, 13.3b, 13.3c इस टाइप से तीन ग्राफ दिए हुए हैं और तीनों ग्राफ को आपको याद रखना है। 13.3a वाले ग्राफ को हम देख लेते हैं, जिसमें आपके सामने एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में आप क्या देखेंगे बच्चों? इस ग्राफ में नीचे की साइड में आपको 400 से लेकर के यहाँ पर 700, जिसको हम क्या कहते हैं? पार। मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि पार क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो इसमें सिंपली हम यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा 500, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 500, यहाँ पे दिखाई दिया होगा 600 और यहाँ पे लास्ट 700 दिया होगा। ये क्या है? ये nm में अपने पास वेवलेंथ है। इतनी nm की वेवलेंथ, कितने nm की? मिनिमम हमारे पास में होनी चाहिए 400, मैक्सिमम 700। इसके बारे में और डिटेल से हम लोग बात करेंगे बाद में, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। पर अभी हम बात कर लेते हैं ग्राफ 13.a की बात कर लेते हैं। ग्राफ 13.a में आपको दिखाई दिया होगा तीन पिगमेंट्स दिए होंगे। एनसीईआरटी ने एक को लिखा है कैरोटीनॉइड्स। हालांकि हम सिंपली कैरोटीनॉइड्स लेके चलेंगे, पर फिर भी दिमाग में आपको कैरोटीन रखना है। अब यहां पे आपको कई अलग अलग कलर की लाइंस दिखाई देगी। अगर मैं इसी के ठीक नीचे लिख दूं कि यहां पर एक विबग्योर बना दो, क्या बना दो? विबग्योर। ब्लू लाइन काफी लेंथ उसकी रेंज होती है अबाउट 500 के आसपास, और जी, वाई, ओ और आर बी की भी काफी रेंज होती है। इसमें मैंने दोनों कंडीशंस बता दी कि किस एनएम पर और किस कलर की लाइट को ज्यादा कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये चीज हम देखेंगे। अब इसके अंदर आप क्या देखोगे? यहां से आपको एक लाइंस दिखाई दे रही होगी। एक सिंपल से अपने पास लाइन है जो एनसीईआरटी के अंदर दिए हो, तीनों ग्राफ को हालांकि मैं एग्जैक्ट ना बना पाऊं शायद, पर तुम लोगों को देखना है। क्या देखना है? कि इन तीनों ग्राफ के अंदर, इन तीनों ही ग्राफ के अंदर आपको क्या मिलेगा? एक ऐसी लाइन मिलेगी इस तरीके से, और ये यहां पर ऐसे जाएगी। इसके अलावा एक और लाइन मिलेगी जिसको मैं थोड़ा और ऊपर ले लेता हूं, और ये 500 यहां से और यहां पे एकदम नीचे गए हैं, और यहां से हल्का सा ऊपर भी है। ऐसा मिलेगा एकदम एग्जैक्ट। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं एग्जैक्ट बना सकता हूं, क्योंकि जो ग्राफ एनसीईआरटी के अंदर दिया है वो आपको देखना है। यहीं पर एक और लाइन मिलेगी आपको कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा नीचे बना देते हैं यहां से, ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो पाए। इसके अलावा एक लाइन और मिलेगी जो यहां से स्टार्ट तो होगी और यहां तक जाएगी, तो लेकिन यहीं पर वो खत्म हो जाएगी ग्रीन के आसपास। इतनी टाइप की लाइंस दिखाई दी होगी, और आपको ये भी दिखाई दिया होगा कि ब्लू वाली लाइन जो मैंने बनाई है इसको क्लोरोफिल बी बोला एनसीईआरटी ने। जो ग्रीन वाली लाइन बनाई है इसको क्लोरोफिल ए बोला है, ये हो जाएगा क्लोरोफिल ए। और जो रेड वाली लाइन है इसको एनसीईआरटी बोलती है कैरोटीनॉइड। क्या बोलती है? कैरोटीनॉइड। अब सबसे पहले जो इसके अंदर देखना है, आप इसका पैराग्राफ भी अगर पढ़ोगे 13.a का पैराग्राफ, तो उसमें इसी को बस समझाया हुआ है डिटेल में। डिटेल कुछ भी नहीं है। हम अगर ध्यान से देखें तो ब्लू कलर पर सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कौन होता है? क्लोरोफिल बी। पिगमेंटेशन अभी हम पढ़ने वाले हैं।
क्लोरोफिल बी, सबसे पहला पॉइंट इसका यही लिखेंगे क्या बेटा कि क्लोरोफिल बी, कौन, क्लोरोफिल बी ऑन, सॉरी, क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब द लाइट, absorb the light, chlorophyll b absorb the light, absorb the blue light, sorry, absorb the blue light about 430 से लेकर के 440 nm तक आप मानिए। आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में 430 मिला लिखेगा, लेकिन कभी कभी 450 भी लिखा मिलता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं अपने पास, तो ये 430 के आसपास अपने पास आ जाता है रेंज किसका, क्लोरोफिल बी का। जबकि किस पर, रेड कलर पर, किस पर बेटा, रेड कलर पर। अगर हम बात करें रेड कलर एब्जॉर्ब, जो रेड पिगमेंट या फिर हम बोलेंगे रेड कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाई रेड कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाई किसके थ्रू, क्लोरोफिल ए। एट वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ होगी बेटा, वेवलेंथ होगी अपने पास अबाउट 680 nm, अबाउट 680 nm। ये पहली बात, ये दोनों बात एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, पूछा है ये वाला तो क्वेश्चन पूछा आपका कि कौन सी, किस कलर को बेटा, ब्लू कलर को ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाली कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे क्लोरोफिल बी। रेड कलर को ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाला कौन होगा, तो हम बोलेंगे क्लोरोफिल ए। दिमाग में रखना है। इसके अलावा साथ ही साथ इसकी वेवलेंथ भी याद रखनी है कि कितनी वेवलेंथ पर कौन एब्जॉर्ब कर रहा है। आपको 430 मिलेगा या तो 440 मिलेगा। अगर 430 440 कोई नहीं और डायरेक्ट 40 से 450 दे दिया उसने, तो आंसर 450 जाएगा आपका, ये भी याद रखना है। अब इससे आगे अगर हम देखते हैं किसका, कैरोटीनॉइड का। कैरोटीनॉइड की कहानी अलग है। क्यों, कैरोटीनॉइड को आप देखोगे लगभग ग्रीन कलर पर ये आकर के एंड हो जा रहा है। मतलब ये कौन से कलर की, वायलेट, इंफ्रारेड, ब्लू, ग्रीन, बस ग्रीन से आगे येलो, ऑरेंज के ऊपर ये ज्यादा क्या नहीं करता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, मतलब इस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मोस्टली ब्लू कलर लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। ब्लू कलर की लाइट, मोस्टली ब्लू कलर लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। या एक मिनट, मोस्टली एब्जॉर्ब्ड light is blue color by कैरोटीनॉइड। ये ठीक रहेगा, कैरोटीनॉइड्स लिखेंगे। वहीं पर आपको दिमाग में एक रखना है कि इसमें मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग जो बात करते हैं वो कैरोटीन की बात करते हैं। अभी हम पढ़ने वाले पिगमेंट आगे। क्या आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो पाए हैं? पहला कि क्लोरोफिल भी किस पर बेटा, ब्लू कलर पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। क्लोरोफिल ए रेड कलर पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। क्लोरोफिल बी ब्लू कलर पर, क्लोरोफिल ए रेड कलर पर। एक याद हो जाएगा तो दोनों याद हो जाएगा। कैसे याद रखना है? बी फॉर ब्लू कलर और बी फॉर क्लोरोफिल बी। बी फॉर ब्लू कलर, बी फॉर क्लोरोफिल बी। इसको सिंपली आप ऐसे याद कर सकते हो। मैं दूसरा ग्राफ लेने जा रहा हूं। ये ग्राफ था हमारा 13.3a। दूसरा ग्राफ अगर हम बात करें तो अपने पास आता है 13.3b। इस ग्राफ के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, एक सिंगल लाइन जा रही होगी और उसमें इस तरफ आपकी रेड दिखाई देगी और इस तरफ आपको एनएम दिया होगा। वो तो एनएम सबके नीचे एक साथ दिया हुआ है।
अगर आप सबसे पहले वाले के अंदर देखोगे तो उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द पिगमेंट्स लिखा हुआ है। इसके अंदर यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, हालांकि आपको सीधा नहीं दिखाएगा, बाय पिगमेंट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, कौन सा ग्राफ, सेकंड वाला। सेकंड में सिंपली आपको एक लाइन ऐसी दिखाई दे रही होगी, जिसको मैंने जब आप लोगों को क्या पढ़ाया था, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था आपको TW एंगल में, वो याद है। यहां पर याद रखना बेटा, यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे देखेंगे बताया था, TW एंगलमैन ने यूज किया था क्लेडोफोरा प्लांट और साथ में एरोबिक बैक्टीरिया, क्या करने के लिए, ये पता करने के लिए कि फोटोसिंथेटिक रेट किस लाइट पर ज्यादा अच्छा हो रहा है। साथ में लाइट जो आ रही थी उसको स्प्लिट किया था किसके थ्रू, बाय द प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू उसको विबग्योर बना दिया था। तब उन्होंने देखा था कि सबसे ज्यादा जो अपने पास एरोबिक बैक्टीरिया थे वो इकट्ठा हुए थे कहां पे, ब्लू कलर पे और रेड कलर पे। आपको यही चीज दिमाग में रखनी है कि ब्लू कलर और रेड कलर पे सबसे ज्यादा कौन इकट्ठा हुए थे, बैक्टीरिया इकट्ठा हुए थे। सॉरी बेटा, लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा सा आपको अंधेरा झेलना पड़ सकता है। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें आपको यहां पे भी सेम चीज दिखाई देगी कि जहां पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है वो एक्चुअल में आपका ब्लू वाला रेंज आ जाता है। मैंने बोला था ब्लू का रेंज थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस दूसरी जगह कहीं हो रही तो वो रेड का रेंज आ जाता है। तो सिंपली आपको यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू दिया हुआ है, ये O2 रिलीज हो रही है। O2 क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब O2 रिलीज होने से पता कैसे कर सकते हैं, बट अंदर जाके तो हम पता नहीं कर सकते कि ये फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होगी। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि यहां पर O2 रिलीज हो रही है, ठीक है ना। O2 रिलीज के थ्रू हमने एक क्या बनाया है, एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया है, ना कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक क्या बनाया है, एक्शन स्पेक्ट्रम, ना कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम क्यों बोला, क्योंकि एक्चुअल में बेटा लाइट तो यहां पर एब्जॉर्ब हुई है। जब लाइट के एब्जॉर्ब होने को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और जब लाइट के थ्रू जो रिएक्शन चली और उसके थ्रू जो प्रोडक्ट बना उसके अकॉर्डिंग हम उसके रेट का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये केवल एक्शन स्पेक्ट्रम दिया है और उसमें यही चीज दिखाई हुई कि ब्लू कलर और रेड कलर पर सबसे ज्यादा क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस। बस सिंपली आपको इसमें यही रखना है याद, और कोई भी याद नहीं रखना है। इसके अलावा आपको एक और ग्राफ दिया है 13.3C की। देखो मैं इसमें ज्यादा कोई खास बातें नहीं बताऊंगा, बस आपको ये बताना है, आपको ये जानना है जिस कलर की लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है उसी कलर पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या है, हाई है। जिस कलर की लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है उसी कलर पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या है, हाई है। याद रखिएगा ये बात। और जब हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिक कोई भी पिगमेंट नहीं देखते। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर स्पेशली क्लोरोफिल बी या क्लोरोफिल ए या कैरोटीनॉइड या फाइकोबिलिन्स की बात कर रहे हैं, नहीं, हम केवल और केवल यहाँ पर फोटोसिंथेटिक रेट की बात कर रहे हैं। इसमें आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर से रेट बढ़ा और फिर घटा और फिर बढ़ा, ऐसे करके जा रहा है रेट। तो ये चीज दिमाग में बैठा लो आप। और याद रखना बेटा 700 से ज्यादा पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए आपको एक डायरेक्ट लाइन ऐसे दिखाई देगी। वहीं पर अगर मैं इसी लाइन को दोबारा से रिपीट कर दूं तो कोई खास बुरा नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आप ध्यान से देखोगे इसी लाइन को दोबारा से रिपीट किया गया है। अब इसके अलावा भी एक लाइन और दी है बेटा, और इस लाइन में तुम क्या देखोगे, इस लाइन में ये देखोगे कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस बहुत, यहाँ पर ये लाइट एब्जॉर्प्शन वाली लाइट है और यहाँ पर ये लाइट एब्जॉर्ब हुई और इसके बाद में ये इस तरीके से लाइट एब्जॉर्ब हुई। मतलब अगर तुम इसमें ध्यान से क्या देखोगे कि यहाँ पर ऐसे करके एक लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और फिर लाइट एब्जॉर्ब हो रही है ऐसे करके,
तो यहां पर दो आपको स्पेक्ट्रम दिखाई देंगे। एक तो ये वाला, कौन सा ये है बेटा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाला, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू देखा था हमने, बाय द रिलीजिंग ऑफ O2, मतलब O2 का रिलीज होने का जो रेट रहेगा, रेट का मतलब होता है कि टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी O2 रिलीज हुई है, तो उसको हम लोग, इसी बात को हम लोग ने दोबारा लिख दिया है। इसके अलावा ये जो दिखाई दी तुम्हें लाइन, ये है कि किस चीज की बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और लाइट में वहीं पर फिर वही बात आ जाती है, जैसे यहां पर 400 से लेकर के कितना लिखा हुआ है 700 तक, तो यहां पर भी बेटा ऐसा ही है, मिनिमम क्या रहेगा 400, मैक्सिमम क्या रहेगा 700, ठीक है, मैक्सिमम क्या रहेगा 700 और मिनिमम 400। लाइट एब्जॉर्प्शन, यही वाली लाइट एब्जॉर्प्शन है बेटा, और यहां पे भी किसी स्पेसिफिक क्लोरोफिल या फिर पिगमेंट की बात नहीं की गई है। यहां पे भी आपको ये नॉर्मल नॉर्मल पिगमेंट मानना है, मतलब सारे पिगमेंट मिलके ऐसा काम कर रहे हैं। अब इसमें आप देखोगे, जब लाइट का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो फोटोसिंथेटिक रेट भी बढ़ता है, और वो किस कलर पर, ब्लू कलर पर ज्यादा होता है। वहीं पर जब लाइट का एब्जॉर्प्शन घटता है तो फोटोसिंथेटिक रेट भी घटता है, लेकिन अगेन लाइट का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो फोटोसिंथेटिक रेट भी बढ़ता है, किस कलर पर, रेड कलर पर। ये बात दिमाग में बैठा लो। अब इसमें दो चीजें हैं, पहला, लाइट के एब्जॉर्ब होने से फोटोसिंथेटिक रेट घटा और बढ़ा, दूसरा, लाइट के एब्जॉर्प्शन होने से फोटोसिंथेटिक रेट घटा और बढ़ा। पहला हमारे पास में रेट का, किसका बेटा, फोटोसिंथेटिक रेट का है, दूसरा एब्जॉर्प्शन का है। तो हम सिंपली एक और बात बोल सकते हैं, ये TW एंगलमैन द्वारा दिया गया एक, क्या हो सकता है, ग्राफ हो सकता है। कारण बेटा TW एंगलमैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को क्या किया था, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था क्या। अब एक्शन स्पेक्ट्रम के लिए मैंने अभी अभी क्या बोला है, स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम के लिए मैंने अभी अभी क्या बोला है कि लाइट के एब्जॉर्ब होने की वजह से, लाइट के एब्जॉर्ब होने की वजह से जो फोटोसिंथेटिक रेट अपने पास बढ़ा या घटा, या सिंपली हम बोलेंगे लाइट के एब्जॉर्प्शन, लाइट के एब्जॉर्प्शन से जो केमिकल रिएक्शन हुई, तो उसको हम बोलेंगे जो एक्शन हुआ वो एक्शन स्पेक्ट्रम है। इसका मतलब ये क्या है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ये कैसा है बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शॉर्ट में लिख रहा हूं, और ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। हालांकि शॉर्ट में दोनों ही एक ही बन जाते, तो एक को सिंपल लिखना पड़ेगा, ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। सिंपल समझ आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब यहां से आप इन तीनों ग्राफ को समझिए, और समझने के बाद में इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे एनसीईआरटी ने, उन क्वेश्चंस के आप आंसर सिंपली दे सकते हो। इसके अलावा मैं आगे की ओर बढ़ता हूं बेटा, अभी तक हम लोगों ने पिगमेंट नहीं पढ़े हैं। अगर ये अच्छे से आपको क्लियर हो गए हो तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, पिगमेंट की, तो पिगमेंट आते ही हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि पिगमेंट होता क्या है, पिगमेंट होता क्या है। हम सिंपली एक बात बोलेंगे कि पिगमेंट अलग अलग अपने पास जो कंपाउंड्स होते हैं उनके प्रिकर्सर या उनसे डेराइव्ड हो सकते हैं। और वहीं पर दिमाग में एक और चीज डालनी है कि पिगमेंट जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बेटा पिगमेंट भी अपने पास में कौन से याद रखने हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करके, लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब बेसिकली वो लाइट को एब्जॉर्ब करके अपना इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी बेटा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एनसीईआरटी ने इसको, इस टॉपिक को दिया है, हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की हम बात करते हैं, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के लिए हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, सिंपली हम इसके लिए डेफिनेशन लिखेंगे, कंपाउंड्स, वो भी कैसे कंपाउंड बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स विच आर एब्जॉर्ब the light
और लाइट में याद रखना बेटा वो लोग यूज करते हैं फोटोन का। किसका यूज करते हैं? लाइट के अंदर एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। E बराबर एच न्यू पढ़े होंगे आप लोग। वहीं पर ये हमने क्या लिखा? कंपाउंड्स विच आर एब्जॉर्ब द लाइट एंड एमिट द इलेक्ट्रॉन। तो वो कंपाउंड्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट में होते हैं बेटा फोटॉन्स, और इसके बाद में वो लाइट एब्जॉर्ब करके एमिट करते हैं एंड एमिटिंग द इलेक्ट्रॉन। लिख साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन लेंगे तो किसी से लेना पड़ता है, उसके लिए हम लाइट रिएक्शन पूरा पढ़ेंगे। अब ये तो एक सिंपल से अपने बात, ताकि तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि एक्चुअल में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है क्या। तो हाउ मेनी पूछा है तो टाइप्स बताने पड़ेंगे। हम बात करते हैं किसकी बेटा? टाइप्स ऑफ पिगमेंट की। अब टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में दिमाग में आते हैं 3 पिगमेंट्स, लेकिन एनसीईआरटी में लिखे हैं 2। कौन कौन से? एनसीईआरटी ने अलग अलग करके बता दिया, हालांकि 4 कर दिए हैं। उसको कैसे कैसे किया है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड बता दिया और ज़ैंथोफिल अलग से बता दिया। हालांकि कैरोटीनॉइड जो है उसमें 2 टाइप आते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स। तो हम लोग यहाँ पर टाइप्स पढ़ेंगे। अपने पास टाइप्स होते हैं 3। तो कौन कौन से 3 टाइप होगा? पहला हमारे पास क्लोरोफिल हो जाएगा। पहला कौन हो जाएगा? क्लोरोफिल। और दूसरा हमारे पास जो टाइप आता है वो है बेटा कैरोटीनॉइड। क्या आ जाता है? कैरोटीनॉइड्स। और तीसरा जो टाइप आता है वो है हमारे पास में फाइकोबिलीन्स। तो सिंपली हम लोग ये 3 पिगमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपको जो याद रखना है वो क्लोरोफिल ए, अपने पास क्लोरोफिल याद रखना है और कैरोटीनॉइड याद रखना है। फाइकोबिलीन आपको कुछ जगह काम आएगा। कहां पर? प्लांट डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में एक चैप्टर है प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के अंदर आपको आर फाइको एरिथ्रिन करके एक नाम मिलेगा, वो अपने पास फाइकोबिलीन का टाइप है। तो यहीं पर जब हम क्लोरोफिल की बात करते हैं, क्लोरोफिल के फिर से बहुत सारे टाइप होते हैं। क्लोरोफिल को हम शॉर्ट में CHL लिख देते हैं बेटा, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है और क्लोरोफिल डी। यही नहीं, और सुनिए, क्लोरोफिल ई भी होता है। ऐसा नहीं केवल क्लोरोफिल ए बी सी डी, नहीं, ई तक होते हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर आपको ये 2 दिए हुए हैं और आपको ये दोनों ही पढ़ने हैं। इससे ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। क्यों ज्यादा डिटेल में जाऊंगा बेटा? आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 12th के और 11th के हिसाब से आता है, ना कि आपको एमएससी या बीएससी के हिसाब से आएगा। तो आपके पास जानने वाली जो जानकारी है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी किसके अंदर है? क्लोरोफिल के अंदर। वहीं पर जो कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड बेटा 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ज़ैंथोफिल और दूसरा होता है कैरोटीन। एक कैरोटीन आ जाएगा और दूसरा ज़ैंथोफिल। सिंपल। हाँ, इसके अंदर भी 3 टाइप आते हैं। एक होता है एलोफाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन। दूसरा होता है फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन। और तीसरा होता है बेटा फाइकोएरिथ्रिन। चलिए, फाइको मतलब समझ ही गए होंगे। फाइको टर्म कहां से ली गई है? पढ़े होंगे माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। चलिए, यहां पर आपको डिटेल में जानने के लिए क्या बोला मैंने? क्लोरोफिल ए है, बी है, कैरोटीनॉइड है और ज़ैंथोफिल है। उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी बता देता हूं, ये लाइट ब्लू कलर का होता है, ये लाइट ब्लू कलर का होता है, और वहीं पर ये जो अपने पास फाइकोसाइनिन है ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन लाइट नहीं, मैं बोलूंगा उसको डार्क ब्लू, सिंपल। और ये अपने पास बेटा रेड कलर का होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, ठीक है ना, जिसको हम आर फाइको एरिथ्रिन करके पढ़ते हैं। याद करो, दिमाग में बैठाओ, जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए
कि जब हम बात करते हैं तो सिंपली हम एक चीज पढ़ते हैं कि ये इसका जो सेंट्रल मेटल है वो मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम के चारों ओर कितनी रिंग्स बेटा, 4 रिंग्स किसकी जुड़ी होती है, जिनको हम पायरोल रिंग के नाम से जानते हैं। तो ये पायरोल रिंग अपने पास यहां पर जुड़ी रहती है। सिंपल इस तरीके से हमारे पास ये पायरोल रिंग्स होती है। अब इनको दिमाग में आप बैठाओ कि ये जो पायरोल रिंग्स है, ये जो पायरोल रिंग्स है, ये पायरोल रिंग इस तरीके से अरेंज है, और बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि केवल पायरोल रिंग है, हमारे पास इसका पूरा केमिकल फॉर्मूला बताऊंगा तुम लोगों को यहां पर, और इसके बीच बीच में हमारे पास में ये पूरा भरा रहता है कार्बन से। ये जो पायरोल रिंग है इसको हम फर्स्ट और इसको सेकंड और इसको थर्ड और इसको फोर्थ नाम देते हैं। आपको सेकंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। सेकंड वाले के पास में CH3 ग्रुप लगा रहता है। कौन सा ग्रुप लगा रहेगा, CH3 ग्रुप लगा रहता है। याद रखना सेकंड वाले के पास में CH3 ग्रुप, बाकी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना ही नहीं है, वो चीजें याद करनी ही नहीं है आपको, तो ये मोस्ट ऑफ द केस में याद रखना है बस। अब जब हम क्लोरोफिल ए की बात करते हैं, इसके अलावा बेटा यहाँ पर एक क्या होती है, इसकी टेल भी होती है। इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास में पोरफायरिन हेड है और ये फाइटोल टेल है। पोरफायरिन हेड और फाइटोल टेल की जब हम बात करते हैं, ये क्या है, पोरफायरिन हेड, यहीं पर ये क्या है, फाइटोल टेल। तो टेल अलग है और हेड अलग है। बेटा याद करो, आपके सामने जब आप लोग पढ़ते हो एक क्या फॉस्फेट ग्रुप, वही मेम्ब्रेन पढ़ते हो, और मेम्ब्रेन के अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी क्या, फॉस्फोलिपिड। उसमें 2 चीजें होती है, एक हेड होता है, एक टेल होता है फॉस्फोलिपिड में। और इसमें सिमिलरिटी ये है कि इसका जो हेड है वो भी क्या है, हाइड्रोफिलिक है। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक, जबकि इसकी जो टेल है ये भी क्या है, हाइड्रोफोबिक, और उसमें भी सेम केस था, हाइड्रोफोबिक। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, क्लोरोफिल ए हो या बी हो, इन दोनों का ही जो शेप होता है वो टेडपोल लार्वा के जैसा होता है, टेडपोल लार्वा। और वहां पे भी हमने सेम बात पढ़ी थी। तो याद रखना बेटा, क्लोरोफिल बी हो या क्लोरोफिल ए हो, दोनों का शेप सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसका हाइड्रोफोबिक और ये हाइड्रोफोबिक, सॉरी ये हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक। साथ ही साथ एक और बात याद रखनी है कि इसका जो हेड होता है वो एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक। और जो टेल होती है वो अल्कोहलिक होती है। सिंपल, ये एसिडिक है और ये अल्कोहलिक होती है। फाइटोल टेल और पोरफायरिन हेड आपको सिंपली याद रखना है। साथ ही साथ मैंने क्या बोला ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, हालांकि इसके के बारे में आगे हम बात करेंगे, पर फिर भी इनके बारे में यही था बेटा। फाइकोबिलिन्स आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जब हम बात करते हैं किसका बेटा, केमिकल फॉर्मूला की, केमिकल फॉर्मूला की जब हम बात करते हैं किसका, ऑफ क्लोरोफिल ए, तो होता है हमारे पास में, सिंपली याद रखना बेटा, CHON और Mg। सिंपली कैसे याद रख सकते हो, चौधरी ने मांगा, क्या मांगा कुछ पता नहीं, क्या चौधरी ने मांगा, क्या मांगा, क्या याद रखना है, नंबर। अरे ऐसे नहीं, हाँ यहां पे क्या याद रखना है, CHONMG। यहां पर जो नंबर आएगा वो है बेटा 55, 72, 5 और 4, और Mg केवल एक होता है तो उसके आगे कोई नंबर नहीं लगेगा। सिंपल याद रख सकते हो, 55, 72, 74, 55, 72, 74। तो ये जो अपने पास केमिकल फॉर्मूला आता है वो किसका है, क्लोरोफिल ए का। दिमाग में बैठा लो, याद करा के ही भेजूंगा, आपको याद करने की दोबारा से जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने, क्लोरोफिल ए का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सिंपल याद रखना है, चौधरी ने मांगा, क्या मांगा, नंबर मांगा, 55, 72, 54।
या फिर बोल सकते हो 50C55H72O5N4 और Mg। सिंपल। बेटा ये जो रिंग्स हैं हमारे पास में, इनको हम बोलते हैं पायरोल रिंग। क्या नाम देते हैं? पायरोल रिंग। और याद रखना है कौन से नंबर की पायरोल, सेकेंड नंबर का पायरोल रिंग जो है उसमें जब हम क्लोरोफिल ए की बेटा यहीं पे बात, अच्छा एक और बात लिख देता हूं इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एनसीईआरटी पूछती। याद रखना क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट भी है। कारण आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। याद रखना मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट भी है, उसका कारण आगे बता दूंगा। यहां पे जब हम बात करते हैं किसकी, क्लोरोफिल बी की, तो क्लोरोफिल बी और ए में कोई खास अंतर नहीं है। हाँ क्लोरोफिल ए बी अगर कंपैरिजन करें क्लोरोफिल सी से तो डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाता है। क्या? उसमें फाइटोल्टेल ही नहीं है। तो क्लोरोफिल बी की जब हम बात करते हैं तो याद रखना सेकेंड पायरोल पर, कौन सा पायरोल बेटा, सेकेंड पायरोल रिंग पर क्या लगा रहता है, वहां पर क्या लगा था, अरे मिथाइल ग्रुप लगा है बच्चों। कौन सा ग्रुप? मिथाइल ग्रुप। यस और नो? और मिथाइल ग्रुप लगा है तो यहां पर क्या है, सेकेंड पायरोल रिंग पर क्या लगा रहेगा, एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहेगा। कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, अरे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना, इतने भी तुम लोग अनजान नहीं होंगे। CHO ग्रुप लगा रहता है। मेरे को एक बात बताओ, जब आप कंपैरिजन करोगे CH और CH3 में तो कुछ तो कंपैरिजन कर रहे होंगे। सिंपल ही समझो, बिल्कुल आसान है। CH3 में से माइनस करो CHO। मेरे को एक बात बताओ, क्या एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया? यहां पर हाइड्रोजन 3 तो यहां पर तो केवल एक है, मतलब 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। क्या यहां पर कार्बन बराबर, मतलब कुछ नहीं बचा। तो क्या हम बोलेंगे सिंपली क्या बेटा, एक H2O कम हो गया, या हम बोलेंगे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कम हो गया। सो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा, क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा वो सिंपली आपको क्या याद रखना है, चौधरी ने मांगा। क्या मांगा? नंबर मांगा। देखो सी क्या पूरे हैं कार्बन? हाँ सर, क्योंकि इसमें भी इतनी थी, इसमें भी इतनी थे, बराबर। तो C55, सी कितना हो जाएगा, 55। H में एक H नहीं बल्कि 2 H कम हो गए। मैंने यहाँ पे माइनस का करने साला, मतलब ये कमी हुई है। ये क्या हुई है बच्चों? कमी। H कितने कम हो गए बेटा? सिंपली 2। वहां पे 72 थे, यहाँ पे 70। बेटा एक याद रह जाएगा, दूसरा याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो बढ़ गया। क्यों? देखो यहाँ पे ये कमी हुई है तो ये बड़ा है। बोलो हाँ है ना? हाइड्रोजन की कमी हुई है, हाइड्रोजन की कमी हुई है, लेकिन ऑक्सीजन बड़ा है। तो ऑक्सीजन बड़ा है, 5 थे पहले, अब कितने हो गए? 6। नाइट्रोजन जितने पहले थे उतने ही अब है, कितने बेटा? 4। तो क्या हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला? क्या आ जाएगा बेटा? इसका केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा C55H70O6N4Mg। सिंपल बात समझ आई कि नहीं आई? ये चीज दिमाग में रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल क्या है, ये अंतर है और कोई अंतर नहीं है। इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, इसको सिर्फ समझने के लिए बोला था। क्या यहां तक सबको समझ में आया? मैंने बोला अभी अभी क्या करके लिख सकते हो बेटा, नोट करके लिख सकते हो। नोट क्लोरोफिल सी में क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल सी में क्या नहीं होता है, मैंने बोला ना अभी, फाइटोल्टेल आर एब्सेंट। फाइटोल्टेल क्या होगी बेटा? एब्सेंट हो जाएगी। सिंपल, ठीक है। मैं फिर बोलता हूं, इसको आपको याद रखने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ ये 2 याद होने चाहिए। मोस्ट एबेंडेंट कौन है? क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल बी मोस्ट एबेंडेंट नहीं है, लेकिन हाँ क्लोरोफिल बी भी ज्यादातर रहता है एज कंपेरिजन टू कैरोटीनॉइड्स। सॉरी, कैरोटीनॉइड में बीटा कैरोटीन क्या है? यूनिवर्सल है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटा। जब हम इन सब चीजों को डिस्कस कर लेते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट आता है, और इसको हटा देते हैं भाई। क्लोरोफिल की कहानी खत्म हो गई ना।
टाइप्स ऑफ पिगमेंट में बेटा हमारे पास दूसरा टाइप आता है कौन सा, ये जो यहाँ पर लाइन थी हाइड्रोकार्बन की चेन थी बेटा, किसकी चेन थी, हाइड्रोकार्बन की चेन थी। सिंपली आप ऐसे याद रख लगना, आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, फाइटोल्टेल कैसी है और पोरफायरिन हेड कैसा है वो आपको याद रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो कौन है, वो है बेटा कैरोटीनॉइड। और मैंने क्या बोला था अभी भी, कैरोटीनॉइड्स आर टू टाइप, एक होता है ज़ैंथोफिल और दूसरा होता है कैरोटीन। ज़ैंथोफिल में एग्जांपल बेटा आपको आ जाएगा ल्यूटिन, ठीक है। और कैरोटीन में तो बहुत सारे टाइप होते हैं, कैरोटीन के 3 टाइप होते हैं, बहुत सारे नहीं। एक होता है अल्फा कैरोटीन, दूसरा होता है बीटा कैरोटीन, तीसरा होता है गामा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन सब में नहीं होता है, लेकिन बीटा कैरोटीन जो होता है ये यूनिवर्सल होता है, माना ऐसा जाता है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में नहीं होता, ठीक है। बैक्टीरिया के लिए अलग से हम 2 पिगमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये कैरोटीन कहां पे नहीं होता बेटा, ये भी हमारे पास कैसा है, यूनिवर्सल है। हालांकि यूनिवर्सल की बात ही कहां हुई, जब एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्शन हो गया, तो एक्सेप्ट बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द केस में ये मिलता है। और तीसरा कौन आएगा बेटा, बीटा कैरोटीन, सिंपल। इससे आगे की जब हम बात करते हैं किसकी, ज़ैंथोफिल, ये तो हो ही गया था। हाँ, बैक्टीरिया में मिलने वाले पिगमेंट्स, बैक्टीरिया में कौन सा याद रखना बेटा, 2 टाइप के बैक्टीरिया हम लोग पढ़े थे, याद करो, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, याद है कि नहीं। एक था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा था ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और इसके नाम भी आप देखोगे, बैक्टीरियो परपुरिन इसके अंदर यूज होता है बेटा। इसके अंदर जो पिगमेंट है, पिगमेंट का नाम बता रहा हूं, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये लोग। पिगमेंट कौन सा होता है बेटा, बैक्टीरियो, बैक्टीरियो परपुरिन, बैक्टीरियो विरिडिन। तो ये दोनों याद रखना। ब्लू ग्रीन के अंदर बेटा नॉर्मली हमारे पास में क्लोरोफिल होता है, इसीलिए उसको मोस्ट एडवांस माना जाता है किसमें, बैक्टीरिया के केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब हम बात कर रहे हैं कलर्स ऑफ पिगमेंट्स की। अब ये क्या बात की सर आपने, कलर्स ऑफ पिगमेंट, क्या पिगमेंट के भी कलर होते हैं, हम बोलेंगे हाँ होते हैं। कलर्स ऑफ पिगमेंट में सिंपली आपको याद रखना बेटा, मैंने अभी अभी बोला एक विबग्योर, अरे हाँ है ना, रेनबो बनाते हैं ना, GYOR। ऊपर से देखो ध्यान से, विबग्योर में जो अपने पास ब्लू ग्रीन है वो क्लोरोफिल ए का कलर दिया हुआ एनसीईआरटी ने, देखिए ध्यान से। ग्रीन, ब्लू ग्रीन और ग्रीन येलो की अगर बात करें तो क्लोरोफिल बी का कलर है, ओनली येलो बेटा ज़ैंथोफिल का कलर है, इसीलिए मैंने ज़ैंथोफिल में कलर नहीं बताया, ठीक है। वहीं पर येलो ऑरेंज की बात करें तो ये कैरोटीनॉइड लिखा है एनसीईआरटी, लेकिन कैरोटीन का कलर है। हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि कैरोटीनॉइड का कलर, जो एनसीईआरटी बोलती है उसको मानो, उसको क्या करना है, मानना है, ठीक है। ये क्या हुए, कलर्स हो गए। ब्लू ग्रीन किसका कलर, क्लोरोफिल ए, ग्रीन येलो क्लोरोफिल बी, ओनली येलो ज़ैंथोफिल। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमने इसमें जो लगाया है निशान, ये ओनली येलो के लिए लगाया है, ध्यान रखिए। और येलो और ऑरेंज किसका है बेटा, कैरोटीनॉइड्स लिखा है एनसीईआरटी ने, पर आपको दिमाग में याद रखना कि कैरोटीन क्या होता है नॉर्मली, ठीक है। अब यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। हम लोगों ने पिगमेंट जान लिए हैं, कौन से हैं, कैसे हैं, किस तरीके के हैं। और यूनिवर्सल पिगमेंट में क्या अगर बात करें तो सबसे मोस्ट अबंडेंट मिलने वाला क्लोरोफिल ए है, लेकिन वहीं पर क्लोरोफिल बीटा कैरोटीनॉइड भी मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। कुछ केसेस है जिसमें नहीं मिलता है,
अब यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि पिगमेंट्स मिलकर के क्या होकर के, पिगमेंट्स जब मिलते हैं तो मिलकर के कुछ बनाते हैं। अच्छा, अपने पास एक पर्पल बैक्टीरिया था, दूसरा ग्रीन बैक्टीरिया है, दोनों ही सल्फर बैक्टीरिया है। इसके लिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, किसका भाई, एक्सपेरिमेंट याद करिए, और एक्सपेरिमेंट को याद करोगे तो याद रहेगी चीजें, याद रखो बच्चों। एक्सपेरिमेंट में आपको 5 साइंटिस्ट पढ़ाए गए थे, पिछले जैन इंजन हाउस और पिछले जैन इंजन हाउस, फिर हाँ कौन, वॉनसेक, देन टीडब्ल्यू एंगलमैन, और उसके बाद में वॉन नील। तो इन पांचों को अच्छे से याद रख लो, किसका क्या है एक्सपेरिमेंट है, वो अच्छे से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें लिखा होगा, उसके अंदर है बेटा, अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बढ़िया से डिस्कस किया गया है। आपकी जो सेकंड वाली वीडियो है उसके अंदर मिलेगा फोटोसिंथेसिस का सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट चल रहा है। अब इससे आगे हम बात करते हैं, मैंने क्या बोला, पिगमेंट मिलकर के क्या बनाएंगे, मेनी पिगमेंट्स गेट टुगेदर और फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे बेटा, जब पिगमेंट मिलेंगे तो बनाएंगे बेटा फोटो सिस्टम। अब इसी को हम लोग पढ़ने वाले कि फोटो सिस्टम है क्या। इससे पिछले ही साल एकदम नया ताजा कोई क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा सा आसान सा, 4 मार्क्स फ्री में देने वाला क्वेश्चन। फोटो सिस्टम क्या है बेटा, ये चीज दिमाग में बैठाओ अच्छे से कि फोटो सिस्टम बहुत सारे पिगमेंट से मिलकर बना होता है। एनसीईआरटी कहते हैं उसमें हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटो सिस्टम टू मेकिंग इन द हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स आर मेकिंग फॉर द फोटो सिस्टम, ठीक है ना। जब हम पिगमेंट की बात करते हैं तो हमें क्या याद रखना चाहिए कि हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा, सर आपने तो 3 ही टाइप बताए हैं। हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट बेटा ये नहीं है कि अलग अलग होंगे सारे, नहीं, हो सकता है कि क्लोरोफिल बी के 100 पिगमेंट हो, 100 मॉलिक्यूल हो, क्लोरोफिल उसके अलावा जेंथोफिल के 50 हो, ऐसे हो सकते हैं, ऐसा नहीं वो 100 ऑफ टाइप, ये टाइप से नहीं है, मैंने बोला नंबर ऑफ 100 है ना, 100 ऑफ पिगमेंट्स मेक, क्या मेक करते बेटा, मेक अ फोटो, अच्छा एक मिनट, 100 ऑफ पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में बहुत सारे होते हैं, क्या मेड करते बेटा, मेक फोटो सिस्टम। अब फोटो मीन्स लाइट, सिस्टम मीन्स तंत्र, एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा तंत्र जो लाइट की हेल्प से चल रहा हो। इसके लिए आपको सिंपली चीजें समझनी पड़ेगी बेटा। जब हम बात करते हैं किसके, फोटो सिस्टम की, तो फोटो सिस्टम में किसी भी फोटो सिस्टम में किसी भी फोटो सिस्टम में देखते हैं तो 2 चीजें दिखाई देती है बेटा। एक होता है रिएक्शन सेंटर, क्या होता है अभी बनाऊंगा देखना, रिएक्शन सेंटर। दूसरा हमारे पास होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो ये भी 2 चीजों से बना होता है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट से और साथ में बेटा प्रोटीन्स से। मैं फिर बता देता हूं, ये हमारे पास क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या है भाई, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 चीजों से मिलकर बना होता है, किससे बेटा, लाइट, ये मार्कर थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है शायद, इसलिए मैं सोच रहा हूं दूसरा मार्कर ले लूं। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट मिलते हैं, मैंने फिर बता देता हूं पिगमेंट से ही है जो हमने लिखा है ना, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स आर, ये पिगमेंट्स एक साथ मिलकर के जो बना रहे हैं उसी को हम बोल रहे हैं लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। और साथ में बेटा प्रोटीन्स, बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स मिले होते हैं, इन सब को मिला करके क्या बनता है, फोटो सिस्टम। अब इसको डायग्रामेटिकली समझिए और दिमाग में बैठाइए जो एनसीईआरटी के अंदर दिया है। आपके पास मानो कि ये अपने पास रिएक्शन सेंटर है, और एक बात दिमाग में बैठा लो, क्या रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल ए का बना होगा, किसका बना होगा, क्लोरोफिल ए। तो रिएक्शन सेंटर इज ऑलवेज कौन होगा बेटा, क्लोरोफिल ए।
ये चीज दिमाग में बैठा लो। इसीलिए क्या लिखा था, मैंने बोला था कि बाद में आपने बताओ कि मोस्ट अबेंडेंट क्यों है बेटा, जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है वहां पर क्लोरोफिल ए होगा ही होगा। क्यों? फोटो सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो फोटो सिस्टम का रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो रिएक्शन सेंटर बेटा हमेशा क्या होता है, क्लोरोफिल ए। ऑलवेज क्या होता है, क्लोरोफिल ए। इसके अलावा मानो कि ये अपने पास में बेटा क्लोरोफिल बी है, बहुत सारे क्लोरोफिल है, बहुत सारे क्या है, क्लोरोफिल से जो एक साथ जुड़ते हैं और काम करते हैं। ये दूसरा वाला मानो, ठीक है, मैं ऐसे ही बना रहा हूं भाई। और ये तीसरा मानो कि बहुत सारे टाइप के क्लोरोफिल्स, ये क्या है, पिगमेंट्स है। क्या मान लेना है, मान लेना है कि ये सारे के सारे क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी है। फिर बता दे रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही अरेंज हो सकता है क्लोरोफिल बी का एक मॉलिक्यूल यहां हो, दूसरा मॉलिक्यूल यहां हो, ऐसा नहीं कि फिक्स लाइन में होंगे। मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा मानो कि कैरोटीन हो सकता है, इसके अलावा मानो कि ज़ैंथोफिल हो सकता है। क्या हो सकता है, ज़ैंथोफिल। ये हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स मिलकर के बेटा, ये हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मिलकर के इन्हीं को तो क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। और किसके साथ मिल जाते हैं, प्लस बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ में। जब बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ मिलेंगे तो क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। कैसे हार्वेस्ट करेगा देखना। अब ये जो क्लोरोफिल ए है, ये क्या है बेटा, ये है रिएक्शन सेंटर। क्या है, रिएक्शन सेंटर। इसको दिमाग में बैठाओ कैसे बेटा, याद रखना दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, वो आगे अभी हम पढ़ेंगे। मानो कि लाइट आई हमारे पास में, ये मान लो कि ये 680 nm की लाइट आई है ना, दोनों टाइप इसके ऊपर एक्टिवेट हो जाते हैं। लाइट आते ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगा। इसके अलावा मान रहे हैं कि लाइट की एनर्जी कम थी, कितनी थी, ओनली, सॉरी एनर्जी नहीं, एनएम बोले तो वेवलेंथ, दोनों अपोजिट होते हैं। क्या, कैसे पता है, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू क्या पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं बेटा, ई अपॉन, सॉरी ई इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी अगर बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, यहां पर वेवलेंथ घटी तो एनर्जी बढ़ेगी। मानो कि अपने पास में ये 400 nm की क्या आई है, वेवलेंथ की एनर्जी आई। इसको ये जो पिगमेंट है ये एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो 400 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्या है, कैपेसिटी। ये अपने से ज्यादा कैपेसिटी वाले को ही देगा। मानो कि ये 420 है, 420 से ये 520 है, और ये 640 है, और ये मैंने बोला कि ये 680 मानो उसको, कितना मानो, इसका रिएक्शन सेंटर 680 का है। तो ये होगा क्या, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट में आने वाले फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स अगर कोई पूछे तो लिख देना 4h न्यू, ठीक है ना। अपने पास में 4 फोटॉन्स आएंगे, ध्यान दीजिए बेटा। इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, और लाइट को एब्जॉर्ब करते ही इसने एनर्जी किसको दे दी, अपने से ज्यादा एनर्जी को, या फिर अपने से ज्यादा वेवलेंथ वाले पिगमेंट को, जो उससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। जब इसकी एनर्जी इसके पास ही है तो इसकी एनर्जी अपने से ज्यादा, बेटा याद रखना, अपने से ज्यादा वाले को ही एनर्जी देगा, अपने से कम वाले को नहीं देगा। कारण देखो, Nm बढ़ रहा है तो एनर्जी घट रही होगी। और सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, जब आप एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करोगे तो उसमें एनर्जी का जो, उसमें जो एनर्जी है वो उसका लेवल हमेशा घटता है, हमेशा ही घटता है। ये चीज दिमाग में आप बैठाओ। इसमें एनर्जी इसकी घट रही है, क्योंकि इसका एनएम क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, और एनएम बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी। ये इलेक्ट्रॉन किस, सॉरी ये एनर्जी किसको दे देगा, अपने से ज्यादा, अपने से ज्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट को। और ये लास्ट में एट द एंड ऑफ क्या दे देगा, अपनी जो एनर्जी है वो रिएक्शन सेंटर को दे देगा। मतलब इस लाइट को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हुए जा रहा है, और एनर्जी चली किसके पास, रिएक्शन सेंटर के पास। अब रिएक्शन सेंटर की एनर्जी लेवल बहुत कम है, लेकिन लैम्डा बहुत ज्यादा है। और मैंने क्या बोला अभी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसका लैम्डा कम होता है, या जिसका लैम्डा ज्यादा होता है उसकी एनर्जी कम होती है।
ये जैसे ही इसके पास चला गया बेटा, क्योंकि देखो यहां से पूरा काम ऐसे कर रही है, ये पूरा पूरा हार्वेस्टिंग करके इसको लाइट को बढ़ा के दे रहा है ना, क्योंकि इसी इसी एनएम की लाइट अगर डायरेक्टली रिएक्शन सेंटर के पास पहुंची तो क्लोरोफिल ए को क्या कर देगा, फोटो ऑक्सीडेशन कर देगा। क्लोरोफिल ए को क्या कर देगा, फोटो ऑक्सीडेशन। अब फोटो ऑक्सीडेशन जैसे ही होगा तो ये क्लोरोफिल ए काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, उसका एनएम बढ़ा के उसको क्या कर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। मतलब इसको ऐसे समझो कि बहुत सारे लोग लगे हैं और लास्ट में एक फिनिशिंग देने वाला है, फिनिशिंग टच देने वाला है कौन, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के पास जैसे ही एनर्जी जाएगी अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा बेटा, एमिट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिया। समझ आया कि नहीं आया? इस पूरे सिस्टम, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक साथ एक जैसे काम कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, फोटो सिस्टम। बिना लाइट के ये काम नहीं करते, इसलिए नाम क्या दिया गया है, फोटो सिस्टम। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम की, बेटा दोनों एक ही टाइप के होते हैं, मतलब दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, दोनों एक ही जैसे होते हैं। टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम, तो हमारे पास में दो ही नाम आते हैं फोटो सिस्टम को बेटा, शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीएस। क्या कहते हैं, पीएस। ठीक है ना। इसमें आप देखो ध्यान से कि ये पीएस और ये पीएस, एक बात दिमाग में बैठा लो, हमेशा अपनी राइट साइड में PS1 लिखना है और लेफ्ट साइड में हमेशा PS2 लिखना है। क्यों लिखना है, इसलिए तुम्हारी जो ETS चलेगी आके वो ज्यादा आसान हो जाएगी ऐसे, अगर ऐसे पढ़ोगे तो। ये जो PS1 है इसकी जो लैम्डा मैक्सिमम है, मतलब ये कितना लैम्डे की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो है बेटा 700 nm। इसी कारण से इसको P700 के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम P700, यहां लिख देता हूं। वहीं पर इसके जो लैम्डा मैक्सिमम है वो कितना है बेटा, बेटा याद रखना मिनिमम दोनों का 400 ही है, मिनिमम दोनों का क्या है, 400 है। तो लैम्डा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यहां पर लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा 680 nm। इसीलिए इसका दूसरा नाम P680 के नाम से भी होता है। सिंपल, इसको दिमाग में आप बैठा लो। अब फर्स्ट और सेकंड नाम क्यों दिया, एनसीईआरटी कहती है कि डिस्कवरी के बेस पे दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। ध्यान से आप देखिए बेटा, ये PS2 है, ये PS1 है। अगर मैं ये बोलूं कि तुम लोगों को आसान हो जाएगा याद रखना, कैसे, PS1 700 nm, ऐसे डायरेक्ट याद करोगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है वैसे, याद हो ही जाता है, पर फिर भी याद करो। हमारे पास में पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रथम, ऐसे करके होते थे। यहां पर याद करो ये फर्स्ट है, कौन, प्रमोद शर्मा फर्स्ट। ये कौन है, प्रमोद शर्मा सेकंड। मतलब बोले तो ये बड़ा भाई है और ये छोटे वाले भाई है ना, बड़े भाई की एज ज्यादा, छोटे भाई की एज कम। 700 और 680 तो याद रहेगा ही। समझ आया कि नहीं आया? ये डिस्कवर पहले हुआ, सॉरी ये वाला डिस्कवर पहले हुआ और ये वाला डिस्कवर बाद में हुआ, इसलिए इसको फर्स्ट और इसको सेकंड नाम दे दिया गया। वहीं पर इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, PS2 जो होता है ये प्रेजेंट होता है कहां पर, प्रेजेंट ओनली ऑन थाइलाकॉइड। वो भी कैसा थाइलाकॉइड बेटा, ग्रेनल थाइलाकॉइड लिख देता हूं, ग्रेनल थाइलाकॉइड। और जो PS1 होता है वो दोनों जगह होता है बेटा, कहां कहां प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ऑन ग्रेनल थाइलाकॉइड एंड स्ट्रोमल लेमिला। याद करो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, तो ये दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन ग्रेनल थाइलाकॉइड एंड स्ट्रोमल लेमिला बोथ। सिंपल। अगर हम बात करेंगे इसकी बेटा PS2 की, तो PS2 के पास में क्या होता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। इसका दूसरा नाम
ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, OEC के नाम से भी जानते हैं इसको बेटा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इसके पास ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, इससे क्या होगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ये प्रोवाइड क्या करता है, इट प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन, हम यहां पे इलेक्ट्रॉन की ही बात करें बेटा, इट प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन टू PS सेकेंड, किसको, PS सेकेंड को बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। साथ में जब वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन तो रिलीज होंगे, तो प्रोटॉन्स आर क्या होंगे, रिलीज इन द इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट इसके इलेक्ट्रॉन की हेल्प से एक चीज होती है, इलेक्ट्रॉन हालांकि PS1 देता है उसको, तभी वो सॉरी PS2 देता है, तभी वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को यूज करके क्या बना देगा, NADPS फॉर्म कर देगा, NADPS2 फॉर्म करता है बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ PS सेकेंड। याद रखना बेटा, क्यों मैंने क्यों बोला, क्योंकि हम दो चीजें पढ़ने वाले, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक को आप देखोगे कि NADPS फॉर्म होता है, जबकि साइक्लिक में NADPS का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये चीज अच्छे से समझ आ गई? अगर ये चीज अच्छे से समझ आ गई है तो इससे आगे बढ़ते हैं।